अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे अवामी टैक्स के हवाले से। इस टाइम मैं मौजूद हूं पीआरए के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन जो हैं उमर फ़रूक खान साहब। अगर इनकी पीआरए में कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो इनकी कारकर्दगी इस हद तक शानदार रही है कि किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि नई जो पॉलिसी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं अभी तक? देखिए जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो सेम पिछले फाइनेंशियल ईयर वाली अभी इस साल भी चल रही हैं। ठीक है। आपके सामने मुल्की हालात हैं, बिजनेसेस भी अफेक्टेड हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस भी सारी आप लोग खबरों पे सुनते हैं। पॉलिसीज़ हमारे जो ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं उनकी यही है कि हम लोग टैक्स पेयर एजुकेशन पे फोकस करते हैं, टैक्स पेयर्स को अवेयरनेस पे फोकस रखते हैं, ना कि उन पे हार्श मेजर्स और जो है ना सख्त मेजर्स लेने पे। मिसाल के तौर पे अगर आप दुनिया भर में देखें तो दुनिया भर में बेहतर टैक्स कलेक्शन हमेशा परसुएसिव मेजर से की जाती है, ना कि हार्श मेजर से। परसुएसिव मेजर से मेरी मुराद ये है कि हम लोग पीआरए में फोकस करते हैं, हमारी पीआरए में ओपन डोर पॉलिसी है। आपको विदाउट एनी अपॉइंटमेंट आप किसी भी ऑफिसर के पास आके मिल सकते हैं, अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी पिछले साल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो रिकॉर्डेड फिगर है, जो हमने वर्कशॉप्स कराई हैं टैक्स पेयर्स के लिए, जिसमें कि पब्लिक जो हैं इदारे भी हैं, जिसमें कि प्राइवेट एसोसिएशंस भी हैं, वो 500 से ज़ायद वर्कशॉप्स कराई हैं हमने, जिसमें कि हम टैक्स पेयर को रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से लेके रिटर्न फाइलिंग और जो भी उनकी हमारे लॉ के अंदर लीगल क्वेरीज होती हैं उनको हम एड्रेस करते हैं। यही वजह है कि हमारा जो है ना वो टारगेट बेहतर तरीके से अचीव हो जाता है, जिसमें कि हमारा जो इस साल का टारगेट है, इस साल का जो हदफ है हमारा, वो 190 अरब का मुकर्रर किया गवर्नमेंट ने, और हम लोग फरवरी के महीने में अब तक जो कलेक्शन कर चुके हैं वो 124 अरब से ज़ायद की कलेक्शन हो चुकी है। क्योंकि जो आपका टारगेट था उसमें किस हद तक कामयाब हुआ? आप देखें कि टारगेट हमारा 190 अरब है और अभी तक की फरवरी की कलेक्शन हमारी 124 अरब से आगे निकल चुकी है, और अभी भी जून तक हमारे पास कुछ महीने हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 190 अरब इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए कि हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली जब टैक्स का नाम आता है, जब रेवेन्यू अथॉरिटी का नाम आता है, तो ऑटोमेटिकली टैक्स पेयर के ज़हन में एक डर आ जाता है जी कि टैक्स का नोटिस आएगा तो पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। उसमें सिनेरियो ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं करते। देखें, अगर जो रेट ऑफ द स्टेट को नहीं मानेगा, या फॉर इंस्टेंस हम उसको बार बार नोटिस कर रहे हैं किसी टैक्स पेयर को, उसका वो जवाब भी नहीं दे रहा, तो मजबूरन हमें कंसिस्टेंट नॉन कंप्लाइंट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना पड़ता है। तब भी हम एक मिसाल ले लेते हैं हम इसकी ऐसे कि एक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर तो नहीं, हम उसको सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे, जब वो रजिस्टर्ड होगा तो हम उसको टैक्स पेयर बोलेंगे। एक सर्विस प्रोवाइडर अपना काम कर रहा है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है जी। पीआरए उसको एक नोटिस भेजता है, 2-3 नोटिस भेजता है, 3-4 मौके फराहम करने के बाद भी जब वो रजिस्टर नहीं होता तो हम उसको जबरी रजिस्टर कर देते हैं, जिसको हम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसके बाद भी अगर वो अपने आप को रेगुलाइज नहीं कराता, तब हम उसको एक सीलिंग नोटिस देते हैं जाके फिजिकली ऑफिसर विजिट करके उसकी बिजनेस प्रेमिसेस पे, कि आपके पास ये आखिरी मौका है, बराए मेहरबानी आप इसको रजिस्टर कर लें और टैक्स नेट में आ जाएं। मजबूरन अगर कोई इसको नहीं मानता तो फिर हमें सीलिंग की तरफ जाना पड़ता है, जिसकी कानून हमें इजाजत देता है। अच्छा, मैं इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे आपकी बात को। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास क्या डाटा होता है बैकअप पे कि जो इदारे रजिस्टर नहीं होते, या आपकी टीम कोई ऐसी तश्कील दी हुई है जो इस पे वर्किंग कर रही है? देखें, इसकी 2-3 तरीकों से हम लोग जो है ना टैक्स पेयर को चेक करते हैं। उसमें ऐसे है कि हमारी प्रॉपर एक तो मॉनिटरिंग टीम्स और इंटेलिजेंस टीम्स हैं, ऑफिसर्स हैं जिनके पास हर ऑफिसर के पास एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन है, एक सेपरेट एरिया है। अब उसमें ऐसे होता है कि ऑटोमेटिकली कोई भी जब नया बिजनेस खुलता है तो उसका नाम तो, अब फॉर इंस्टेंस एफबीआर से तो वो एनटीएन लेता ही है ना जी। इसके अलावा सोशल मीडिया पे वो अपनी मार्केटिंग करता है। आपको पता, हम रेस्टोरेंट की मिसाल ले लें तो कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है लाहौर में जो कि अपनी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग ना करता, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, आज नहीं तो कल तो पता लग ही जाता है कि अब ये बिजनेस ऑपरेट कर रहा है और ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर हम उसके ऊपर जो कि लीगल कानूनी कार्रवाई है वो हम करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी जो टैक्स लगाए गए हैं उसमें किस हद तक शहर को बढ़ाया गया है टैक्स की? अच्छा, देखिए, मज़ेदार, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मज़ेदार बात ये है कि कोविड का जब ड्यूरेशन था, कोरोना के दिनों में, क्योंकि बिजनेसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट थे, तो हमने कई सारी सर्विसेज का जो है ना रेट रिड्यूस किया था। कुछ का तो बल्कि हम लोगों ने ज़ीरो रेटेड भी कर दिया था, जिसमें कि मिसाल आप डॉक्टर्स की ले लें या हॉस्पिटल्स की ले लें। हमने अभी तक उनका टैक्स रेट रिवाइज करके दोबारा बढ़ाया नहीं है। सेम रिड्यूस रेट ही चल रहे हैं जो कि कोविड के अंदर हमने रिड्यूस रेट किए थे। इसके साथ साथ हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
आप इसकी एक और मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि एंटरटेनमेंट सेक्टर है, एंटरटेनमेंट सेक्टर जिसमें कि थिएटर्स, सिनेमाज और ये सारे फैशन शोज आ जाते हैं। ये एक्साइज से ट्रांसफर होकर पीआरए के पास आया था पिछले फाइनेंशियल बजट में जी। जीरो रेटेड था, आज भी जीरो रेटेड है। हाँ जी, इस पे एक तजवीज़ ज़रूर मौजूद है कि शायद हम इसको अगले फाइनेंशियल बजट के अंदर इस पे 5% टैक्स आयद करेंगे। पिछले साल भी ये तजवीज़ मौजूद थी, लेकिन टैक्स इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को 5 साल के लिए रिलीफ दिया था। वो इसलिए कि आपके सामने है कि सिनेमाज वगैरह बहुत लेट खुले हैं कोविड के ड्यूरेशन के बाद, रेस्टोरेंट्स वगैरह तो ऑपरेट कर रहे थे। ये वाला सिनेरियो है। अच्छा, रेस्टोरेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो जब इनको आप कहते हैं टैक्स, जब वो टैक्स पे करते हैं तो अक्सर कभी उनको स्लिप कोई और दे दी जाती है, कभी कुछ और दे दिया जाता है, आप तक वो पेमेंट नहीं पहुंचती, तो इसका क्या सिनेरियो है? अच्छा, ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि क्योंकि हम सारे रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, हर शख्स जो है वो रेस्टोरेंट खाना खाने जाता है। जब आप किसी रेस्टोरेंट जाएं, वो आपको सेल्स टैक्स चार्ज करे तो उसकी एक इनवॉइस जो है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट पे होनी चाहिए। हमारे जो एक्ट का सेक्शन 30 है उसमें इनवॉइस का स्पेसिफिक फॉर्मेट डिफाइंड है। वो क्या है? सबसे पहले आप उसका ऊपर देखें, उसका PNTN लिखा होना चाहिए, PNTN या NTN। STRN रेस्टोरेंट के ऊपर होना लाजम नहीं है क्योंकि STRN FBR इशू करता है उन लोगों को जो गुड्स में डील करते हैं। रेस्टोरेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है और वो PRA के एम्बिट में आता है। ठीक है। PNTN होना चाहिए, रेस्टोरेंट का नाम और एड्रेस होना चाहिए क्लियर। इसके बाद आपको जो उसने खाना दिया है, बर्गर, पिज्ज़ा, जो भी कोई चीज़ दी है, उसकी अमाउंट, फिर सेल्स टैक्स की अमाउंट और फिर टोटल अमाउंट। ये एक स्पेसिफिक इनवॉइस का फॉर्मेट है। अगर आपको लगे कि जी मुझे सेल्स टैक्स की इनवॉइस दी है तो ये रजिस्टर्ड भी है या नहीं, तो आप फॉरन PRA की वेबसाइट खोलें, उसका NTN PRA की वेबसाइट पर डालें, आपको पता लग जाएगा कि वो कंप्लाइंट है या नहीं है। इसके साथ साथ एक और बड़ा मेजर इशू है रेस्टोरेंट्स के अंदर ही आता है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि जब आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाएं, कैश पे पेमेंट करेंगे तो 16% टैक्स लगेगा, कार्ड पे करेंगे तो 5% टैक्स लगेगा। अच्छा, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो कुछ रेस्टोरेंट्स इंटरनेशनल चेन्स हैं मोस्टली, बेसिकली, ठीक है। वो इसलिए कि गवर्नमेंट ने उन इंटरनेशनल चेन्स को एग्जेम्पशन दी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ एग्जेम्पशन किस बेस पे। जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की तो जो 5% वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उस पर इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलती। इनपुट एडजस्टमेंट क्या चीज़ है? बड़े आसान लफ्ज़ में बताता हूँ। आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, आप उस पर टैक्स दे के आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने महीने का जो रॉ मटेरियल परचेज किया है रेस्टोरेंट खाना बनाने के लिए, उस पर आपने 1 लाख रुपया टैक्स दिया है। अब आप महीने में खाना बना के कस्टमर्स को बेचते हैं और कस्टमर से आपने 2 लाख रुपया टैक्स वसूली की है। तो अल्टीमेटली आपने PRA को क्या जमा कराना है? उस 2 लाख में से पहले वाला लाख माइनस करके, ये इसको हम इनपुट एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब आप देखें कि जो इंटरनेशनल चेन्स हैं जो कि अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, बड़े हैवी अमाउंट टैक्स दे के आती हैं, अगर उनको इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी तो उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू आ जाता है, उनका तो बड़ा नुकसान हो जाता है, उनको डबल टैक्स देना पड़ जाता है। तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कोई भी रेस्टोरेंट, सिर्फ इंटरनेशनल चेन नहीं, कोई भी रेस्टोरेंट इस स्कीम से एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करे। वो सर्टेन कंडीशंस क्या हैं? जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर उन्होंने लगाया हो, EIMS हमारा सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम, वो हर महीने में अपनी बैंक स्टेटमेंट्स जमा कराएगा। तो हमारे पास एप्लीकेशंस ही सिर्फ इंटरनेशनल चेन्स की हैं और किसी की आई ही नहीं, क्योंकि किसी और की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो ये वजह है, अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर पे करने से भी 16% चार्ज करे तो आप उस रेस्टोरेंट से एग्जेम्पशन लेटर डिमांड कर सकते हैं कि वो आपको दिखा दें कि उनको PRA की तरफ से एग्जेम्पशन मिली हुई है। अच्छा सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 60 लाख जो है आमदन हो तो उस पर टैक्स है, ठीक है। अगर आमदन इतनी नहीं होती देन आपका क्या रिएक्शन है? उसमें ऐसे है कि बेसिकली कोई रेस्टोरेंट की शर्त है कि उसको क्या चीज़ें कंडीशंस वो फॉलो कर रहा है, तो फिर वो PRA में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। उस शर्त में एक शर्त तो ये है कि उसकी 60 लाख रुपए की सालाना सेल हो, जो कि एक बड़ी नॉमिनल सी फिगर है, ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स की ही इतनी सेल होती है। उसके अलावा जो एक और कंडीशन है वो ये है, वो इस कंडीशन को ओवरलुक कर देती है। अगर ये या किसी के पास सिटिंग कैपेसिटी और एयर कंडीशन लगा हो तो तब भी वो लायबल है कि वो PRA में रजिस्टर होगा। तब ये वाली शर्त खत्म हो जाती है। इसमें से कोई एक भी अगर वो फॉलो कर रहा है तो उसको PRA में रजिस्ट्रेशन करानी। तो इसमें आप देख लें कि किसी हर रेस्टोरेंट के पास कि अगर कम होगी तो वो रजिस्टर नहीं होगी। नहीं, देखें, एक शर्त ये है कि या तो उसकी 60 लाख सालाना सेल हो, या ये हो कि उसके पास सिटिंग कैपेसिटी और एयर कंडीशन की फैसिलिटी हो। तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो उसने PRA में रजिस्टर होना है। तो इसमें आप देखें कि मोस्टली सारे रेस्टोरेंट्स ही ऑलमोस्ट फॉल कर जाते हैं, सिवाय छोटे ढाबे, ये जो टेक अवे पॉइंट्स आप समझ लीजिए, शॉर्मा पॉइंट्स हैं, इस तरह के पॉइंट्स हैं, वो इसमें फॉल नहीं करते।
लेकिन बाकी मेजर जो एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें फॉल करते हैं। और अगर कोई रजिस्टर नहीं करवाता तो कैसे मॉनिटर करते हैं? क्या आपकी कोई टीम तश्कील दी है या आप खुद जाके विजिट जी, करते हैं? मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं, हमारे ऑफिसर्स के पास सेपरेट ज्यूरिसडिक्शंस हैं। ठीक है। अगर कोई रजिस्टर नहीं होता तो हम उसको मौक़े फराहम करते हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर करे टेक्सनेट में, ठीक है। जिसमें कि 2-3 नोटिस हम उनको भेजते हैं, और तब भी वो अगर वो रजिस्टर ना करे तो फिर हम उसको कंप्यूटर से, जो हमारा एक लॉ कहता है अंडर सेक्शन 27, हम उसको जबरी रजिस्टर कर देते हैं और फिर उस ठीक पर है। कानूनी एक्शन जो कि फॉरवर्ड होता है। लेकिन ये होता है कि जब हम एक दफ़ा फील्ड में जाके उसको इटसेल्फ नोटिस दे के आते हैं ना, तो उसके बाद 90% ऑफ द केसेस आके वो रजिस्टर हो जाते हैं और अपने आप को वो ठीक है। टैक्स में अच्छा ले सर, आते अगर हैं। काम की कैटेगरी चेंज होती है तो उसको रजिस्टर करवाने का क्या तरीका है? क्या उसको ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं? देखें, इसमें ऐसे है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हमारा बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने किसी वेबसाइट पे भी जिस तरह साइन अप करना है ना, वैसे ही पीआरए के ऊपर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है ऑनलाइन। फिजिकली आपको ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कोई फीस भी है? जी, मैं ये भी क्लियर करता हूँ, बड़ा बड़ा अहम क्वेश्चन आपने पूछा है। पीआरए में रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, पीआरए का सर्टिफिकेट लेने की कोई फीस नहीं है। बल्कि मज़ेदार बात ये है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, पीआरए का सर्टिफिकेट भी मैंने इशू करना है पूरे पंजाब में, मेरे पास उसका चार्ज है, उसकी कोई फीस नहीं है। अगर आपसे कोई फीस डिमांड करता है तो वो टोटली गलत है, आप उसकी फ़ौरन से पहले कंप्लेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बात की, अगर किसी का बिजनेस चेंज होता है तो वो क्या करे, तो वो अपनी प्रोफाइल में एडिशन ऑफ कैटेगरी करा ले। एक शख्स है, आप हैं, आपका हो सकता है एक रेस्टोरेंट हो, एक आपका ब्यूटी सैलून हो, आप 4-5 और किस्म के बिजनेसेस करती हो, तो आप उन सारी चीज़ों को अपनी उसमें डिक्लेयर कर दें कि मेरे ये काम है, तो वो बहुत आसान सा प्रोसेस है, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा उमर साहब, अगर ये टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं तो आवाम तो इस कंडीशन में नहीं है, आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? इसको बढ़ाना चाहिए या महदूद कर देना चाहिए? देखिए, बढ़ाने की जहाँ तक बात है तो अभी हम बैठे हुए हैं पीआरए के अंदर, और पीआरए जो है वो सेल्स टैक्स और सर्विसेज का महकमा है। ठीक है। सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये किसी बिजनेसमैन ने अपनी जेब से नहीं देना, ये बिजनेसमैन ने अपने कस्टमर से लेके देना है। ओके। अब आप देखें कि हम रेस्टोरेंट अगर खाना खाने जाते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं तो हम रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं ना जी। और वो कौन सा, फॉर इंस्टेंस मेरा रेस्टोरेंट है और आप मेरी कस्टमर हैं, तो मैंने ये पैसे, ये वाला टैक्स अपनी जेब से नहीं देना, ये तो मैंने आपसे लेके हुकूमत को जमा कराना। ये तो मुझे हुकूमत ने एक तरह से कह लें कि एजेंट बनाया हुआ है, कलेक्टिंग एजेंट बनाया हुआ है कि मैं, तो इसमें सेल्स टैक्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता मुल्की हालात में। आता ज़रूर है ऑब्वियसली, अगर लोग खाना, हम रेस्टोरेंट की मिसाल बार बार इसलिए ले लेते हैं कि बड़ा कॉमन सेक्टर है, ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि आपके पास अगर पैसे कम हैं तो आप शायद महीने में जहाँ फॉर इंस्टेंस 7-8 दफ़ा जाते थे, वहाँ शायद आप 3-4 दफ़ा जाएं रेस्टोरेंट खाना खाने। कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन देना तो फिर भी है ना जी, देना तो कस्टमर नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं उमर साहब कि आप पीआरए के हवाले से आवाम को टैक्स के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, एक बड़ा अहम पैगाम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं देना चाहूँगा कि जब भी आपको कभी पीआरए का नोटिस आए या कोई आपको पीआरए की तरफ से कॉल आए, कॉल्स हम यूजुअली उनको करते हैं कि विजिलेंट करने के लिए, या हम नोटिस सर थोड़ा ये भी ब्रीफ कर दीजिएगा कि अक्सर एजुकेटेड लोगों को तो पता है, जो एजुकेटेड नहीं है उनके लिए बहुत इश्यूज होते हैं। अब उसी तरफ में आ रहा था जी कि पैगाम में यही देना चाहूँगा, हम लोगों ने टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया हुआ। जी जी। ठीक है, अगर कोई स्मॉल स्केल टैक्स पेयर है जो अपना लॉयर या कंसल्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो सिंपली हमारे टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर का आए, हम उसको रजिस्टर होने का प्रोसीजर भी बताएंगे, रजिस्टर करके भी देंगे, बिठा के उसको रिटर्न फाइल करने का तरीका भी सिखाएंगे। रिटर्न फाइल करने का तरीका सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा उसको खोल के देखते हैं तो वो बहुत आसान है। तो हम इससे ज़्यादा एजुकेशन पे देखें। इसके साथ साथ और बात करता हूँ कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम लोग डिफरेंट एसोसिएशंस की वर्कशॉप्स कराते हैं जी। इसके साथ साथ हमने अभी से ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेजर जितनी, और यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल को अपने कारोबार करने, आप देखें कि अब रुझान चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, लोग नौकरियां तलाश करते थे, अब लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। ये जितने भी आपके चाय स्पॉट्स और इस तरह की जगह खुली हैं, तमाम की तमाम स्टूडेंट्स ने खोले। तो हम उनको यूनिवर्सिटी लेवल पे ही पीआरए में बुला के गाइड करते हैं कि आपने कैसे या कल को रजिस्टर होना है, अपने अपना कारोबार कैसे करना है, टैक्स कैसे देना है। तो ये हमारा प्योरली जो है ना एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर फोकस है। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।